तो दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफलता एक्सपो पर। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही धुआंधार होने वाली है, जिसमें हम आपके सामने यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों का एक बहुत अच्छा संग्रह लेकर के आए हैं, जिसमें दोस्तों हम आपको 150 प्लस प्रश्नों को करवाने वाले हैं। दोस्तों उठा लीजिए हथियार, कर लीजिए तेज धार, क्योंकि हमको करना है एक सफल वार यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024। तो दोस्तों इसी के साथ ही ज़्यादा समय ना लगाते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले ही जो भी हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी से जल्दी हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे समय समय पर। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, मेनिनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है। तो किसको प्रभावित करता है दोस्तों, मेनिनजाइटिस रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है, तो कौन सा होगा उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद नंबर 2 सवाल आता है हमारा, सौर सेल को बनाने में किसका प्रयोग होता है। जो सौर सेल किस चीज़ की बनी होती है आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिका की। किसकी दोस्तों, सिलिका की बनी हुई होती है। हजामत का शीशा कौन सा होता है। तो हजामत का शीशा बताना है आपको दोस्तों कौन सा होता है। हजामत का मतलब क्या होता है, जो भी हम सैलून में या किसी नाई की दुकान पर लगा हुआ शीशा देखते हैं उसको ही हजामत का शीशा बोला जाता है। तो कौन सा होता है दोस्तों, अवतल लेंस। कौन सा लेंस लगा हुआ होता है, अवतल लेंस। ठीक है, जो नाई की शॉप पर लगा हुआ होता है। इसके बाद वो आते हैं अगले सवाल पर। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है जो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो सबको पता है पीओपी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किसका प्रयोग किया जाता है, पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। तो मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लरकाना। किस जिले में है, लरकाना जिले में। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था। राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा लॉर्ड डलहौजी। किसने शुरू किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 7 है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है, सरदार पटेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, सरदार पटेल को, जिनका पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था। ठीक है, जब नमक सत्याग्रह चल रहा था तो गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर उनके आंदोलन को, ठीक है, नमक सत्याग्रह आंदोलन को उनके स्थान पर किसने लिया था। ठीक है, तो इनमें से बताना आपको। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए, अब्बास तैयब जी। क्या हो जाएगा दोस्तों, अब्बास तैयब जी ने लिया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। वह कौन सा देश है जिस देश के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी, कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। चलिए दोस्तों अगला सवाल है, जनवरी 2018 में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। जो जनवरी 2018 है, महेंद्र सिंह धोनी को उसमें कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें हमारा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्म भूषण पुरस्कार। तो कौन सा पुरस्कार दिया गया था, पद्म भूषण पुरस्कार। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है। जो स्थानीय स्वशासन होता है उसकी व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में कैसी होती है। तो पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका बी, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय व्यवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल दोस्तों हम आपको बहुत ही तेज़ स्पीड में करवा रहे हैं, जिससे हम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह आपके सामने रख सकें। ठीक है, तो दोस्तों पेन उठा लीजिएगा, अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा सभी सवालों को। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपको यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। अगला सवाल है हमारा, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया। भूपेन हजारिका सेतु, इसका निर्माण बताना है किस राज्य में हुआ है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम में। कहाँ हुआ है, असम राज्य में।
ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो अपनी वार्षिक जो एक वर्ष में रिपोर्ट तैयार करता है वो किसको देता है बताना है आपको। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार को देता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था? तो आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 दिसंबर 2001। कब किया था? 13 दिसंबर 2001 को, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, दक्षिण एशियाई अक्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण एशियाई अक्षेत्रीय सहयोग संघ, इसका मुख्यालय बताना है आपको कहाँ पर है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में। कहाँ पर है दोस्तों? नेपाल में। अगला सवाल है हमारा, गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ बताना है आपको किस एक से है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वैच्छिक सेनानिवृत्ति योजना से। किससे संबंध? स्वैच्छिक सेनानिवृत्ति योजना से। किसका संबंध है? गोल्डन हैंडशेक का। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है हमारा, जनवरी 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मुख्य मंत्रालय द्वारा घोषित 9 स्मार्ट शहरों में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? तो उत्तर प्रदेश का वह सब शहर बताना है आपको जो जनवरी 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा घोषित 9 स्मार्ट शहरों में से एक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा है? बरेली। ठीक है दोस्तों, बरेली की बर्फी वाला शहर इसमें शामिल है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2018, इसमें बताना है भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, 177वां। कितना? 177वां स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला है, भारत में गरीबी का स्तर किस आधार पर कायम किया जाता है? तो बताना है भारत में गरीबी का स्तर किस आधार पर कायम किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। ठीक है, व्यय किसको बोलते हैं? खर्चे को। तो घरेलू उपभोक्ता के खर्च के आधार पर ही गरीबी का स्तर कायम किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा, सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को और क्या कहा जाता है? मतलब और किस नाम से जाना जाता है? तो और क्या कहा जाता है सीरियस नामक तारे को? क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, डॉग स्टार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉग स्टार कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौरमंडल में किस स्थान पर है? तो आकार के आधार पर बताना है दोस्तों, छोटे बड़े के आधार पर, कि जो वरुण है हमारे सौरमंडल में कौन से स्थान पर है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, चौथे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, पहले स्थान पर हमारा बृहस्पति है। ठीक है, तो चौथे स्थान पर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है उसका नाम बताना है क्या है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? गोबी मरुस्थल। अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसको दिया गया है? सही ऑप्शन हो जाएगा कृष्ण सोबती। किसको दिया गया है? कृष्ण सोबती को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ठीक है, जो प्रदूषण युक्त वायुमंडल होता है वह किसके द्वारा स्वच्छ किसके द्वारा हो जाता है? किसके द्वारा साफ हो जाता है? ठीक है दोस्तों, तो बताना है। तो सबसे आसान सवाल है, वर्षा के द्वारा ही हमारा जो वायुमंडल है वो स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, प्रदूषण मुक्त हो जाता है। जैसी वर्षा होती है पूरा का पूरा वातावरण, पूरा वायुमंडल स्वच्छ हो जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल है, ह्यूमस उदाहरण है। ह्यूमस किसका उदाहरण है? तो आपको बताना है। ह्यूमस के बारे में आपने पढ़ा हुआ है तो आप एकदम से बता देंगे ह्यूमस मृदा संरचना का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? मृदा संरचना का उदाहरण है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, राजपत्रित अधिकारियों का प्रशासन कौन देखता है? जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं उनके प्रशासन को कौन देखता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पुलिस महानिदेशक। कौन देखता है? पुलिस महानिदेशक। चलिए दोस्तों अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है। एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश का दोस्तों? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद में। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद में। कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जो है वह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कर्मा एक लोक नृत्य है।
ठीक है। कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? सोनभद्र का है, ब्रजभूमि का है, बुंदेलखंड का है, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सोनभद्र का है। कहाँ का है? सोनभद्र का। प्रश्न नंबर 29 देखिए, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? ठीक है, जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, इन चारों में से बताना है आपको, उनमें से क्या चीज़ थी? ट्रांजिस्टर था, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व था, सेमीकंडक्टर मेमोरी थी, या वैक्यूम ट्यूब था? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा दोस्तों वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन नंबर डी। तो जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था या होता था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल है हमारा, साइबर कैफ़े क्या है? जो साइबर कैफ़े होता है क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा साइबर कैफ़े एक सुविधा है दोस्तों। ठीक है, एक इंटरनेट नहीं है, कंप्यूटर प्रणाली नहीं है, संचार युक्ति नहीं है, क्या है? एक सुविधा है। ठीक है, किसी भी जो भारतीय राज्य है, प्रथम राज्यपाल कौन बनी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सरोजनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? ठीक है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल बताने आपको कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, SHFJ मानेक शॉ। क्या थे? पहले फील्ड मार्शल थे। ठीक है दोस्तों, चलिए निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? महेश भट्ट को, सत्यजीत रे को, मीरा नायर को, जीपी सिप्पी को? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सत्यजीत रे। इनको विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बहुत आसान सवाल है, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, जिसको क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। क्या नाम होगा? सुचेता कृपलानी का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल है, कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी बतानी है आपको क्या है? तो राज्य राजधानी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, और देश की राज्य राजधानी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है दोस्तों, देश और उनकी राजधानी भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आपको यूपी पुलिस के एग्जाम में राज्य और राजधानी भी देखने को मिलेगी, देश और उनकी राजधानी भी देखने को मिलेगी। तो कनाडा की राजधानी के बारे में पूछा है, कनाडा की राजधानी क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओटावा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओटावा। क्या है कनाडा की राजधानी? ओटावा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा देहरादून में। कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून में भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस को हम किस तिथि को मनाते हैं? तो बहुत आसान सवाल है, 5 सितंबर, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 5 सितंबर। ठीक है दोस्तों, 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगले सवाल पर पहुंचते हैं। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित होती है? जो एंजाइम होते हैं उनकी गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा पीएच के। किसके? पीएच के परिवर्तन से नियंत्रित होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल है, प्रोटीन किससे पचते हैं? प्रोटीन किससे पचते हैं? तो प्रोटीन को किससे पचाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज के द्वारा पचाया जाता है। ठीक है दोस्तों, लाइपेज इसका सही उत्तर होगा। चलिए भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता का नाम बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, लालजी सिंह। किसने किया था? लालजी सिंह ने डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता को कहा जाता है। ठीक है, लालजी सिंह को। चलिए आगे देखिए, भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता का नाम है तो हमने बता दिया आपको क्या है, लालजी सिंह है। ये प्रश्न 2 बार आया हुआ है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, रिवाइज हो गया। अब देख लीजिए अगला सवाल है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति क्या कहा है? जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है। क्या होता है? ओ होता है। उस व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? मतलब अगर उसको रक्त की कमी पड़ जाए, उसको खून चढ़ाना हो, तो किस रक्त समूह वाले व्यक्ति से वह रक्त ले सकता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल ओ वाले से ही ले सकता है। क्योंकि जो ओ रक्त समूह होता है वह सर्वदाता होता है, वह दे तो सबको सकता है लेकिन ले सबसे नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो उस वायसराय का नाम बताना है जिसमें रोलेट एक्ट पारित हुआ था। तो कौन था वो? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं।
फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी? किसके द्वारा अपनाई गई थी फूट डालो और राज करो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल है, इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? जो बौद्ध संगीतियाँ हुई है उनमें से जो दूसरी बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र में। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो इनमें से बताना आपको पहली वह महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी वह कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट जी। तो कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद आते हैं अगले सवाल पर। भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है, कब से शून्यकाल शुरू हो जाता है? तो भारत की संसद में दोस्तों 12 बजे शून्यकाल शुरू हो जाता है। कब शुरू हो जाता है? 12 बजे शून्यकाल शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 50 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो वह भाग जो नागरिकता से संबंधित है, भारतीय संविधान का बताना है आपको कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा भाग ही संविधान का नागरिकता से संबंधित है। दोस्तों 50 सवाल हमने पूरे कर दिए हैं दोस्तों। अब जो भी भाई हमारी वीडियो को देख रहे हैं, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है वो फटाफट से जा करके लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों। बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, आगे बहुत अच्छे सवाल आने वाले हैं इसमें। जो भी हमारे चैनल पर नया आया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम यूपी पुलिस के कंटेंट को बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। बहुत कम समय रह गया दोस्तों, लगभग 15 पूरे दिन रह गए हैं। इन 15 दिनों में हमें बहुत ही खास जो टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को क्लियर करना है। अगला सवाल है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य का निर्वहन कौन करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को कौन करता है आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जिनको राष्ट्रपति नामित करते हैं ऐसे सदस्य ही क्या करते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, मामूली चीज़ों का देवता, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, मामूली चीज़ों का देवता नामक उपन्यास किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? बहुत ही अच्छा उपन्यास है मामूली चीज़ों का देवता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, यह एक उपन्यास का नाम है। तो बताना है किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए, अरुंधति रॉय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल है हमारा, कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तिथि कौन सी है जो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 12 जनवरी के रूप में। ठीक है, और किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? इसको हम स्वामी विवेकानंद जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद, ठीक है दोस्तों, विवेकानंद जी। ठीक है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के जन्म उत्सव के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है ये बताना है आपको कि सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एसिटिक अम्ल मौजूद होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल है, हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य का उत्सव है? तो हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य का उत्सव है दोस्तों? कर्नाटक का उत्सव है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। अगले सवाल को देखिए, अगले सवाल पर पहुंचते हैं। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान बताना है आपको कहाँ पर स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। अगला सवाल है, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1098, 1098 जो हेल्पलाइन नंबर है वह भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च रैंक वाला अधिकारी कौन होता है? ठीक है, तो जिसकी रैंक सबसे ऊंची होती है ऐसा अधिकारी कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, डीजीपी।
पुलिस महानिदेशक, ठीक है, कौन होता है? सर्वोच्च रैंक वाला अधिकारी होता है, डीजीपी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है किस में शामिल है? आउटकोस्ट में, राजस्व बजट में, या पूंजीगत बजट में, या कर बजट में? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, राजस्व बजट में शामिल होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। मथुरा के पास मठ में एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई हैं? ठीक है, मथुरा के पास एक मठ मिला था, ठीक है, उसमें एक मंदिर में किस शासक की मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण राजा की, कुषाण शासक की मूर्तियां वहां पर पाई गई है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? ठीक है, तो उस वायसराय का नाम बताना है जिसने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन कर दिया था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था दोस्तों? 1905 में। ठीक है दोस्तों, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। किसने किया था वो बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल है, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना किस नाम से जाना जाता है? व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फलों को उगाना किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में फल, फूल और सब्जियां उगाना आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो उस बंदरगाह का नाम बताना है भारत के जिसको अरब सागर की रानी के नाम से जानते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कोच्चि को। कोच्चि को हम अरब सागर की रानी के नाम से जानते हैं, कोच्चि बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में हुआ था? तो वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य जो हुआ था वह कितने चरणों में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 2 चरणों में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कितने चरणों में हुआ था? 2 चरणों में हुआ था। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। मोगाओ गुफाएं, जिन्हें हजारों युद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, किस देश में स्थित है? तो मोगाओ गुफाएं, जिन्हें हजारों युद्धों की गुफाएं कहा जाता है, किस देश में स्थित है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, चीन। कहाँ? चीन में। चलिए उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में उन नदियों के संगम का बताना है, कौन कौन सी नदियों का संगम है जहां पर कुंभ मेला मनाया जाता है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। ठीक है, क्या? गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती, इनके संगम पर कुंभ मेला मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएससी किसके विकास के लिए सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उद्योग के। ठीक है, उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, क्या? उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, मेरठ, शाहजहांपुर। तो क्या है? दूध से, समझ लीजिए दोस्तों, दूध से क्या बनाई जाती है? खीर बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? खीर बनाई जाती है। तो कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों लखीमपुर खीरी में। कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी में। बहुत अच्छा सवाल था। चलिए आगे चलते हैं। 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों, क्या नाम कर दिया गया था? मानवतावादी परिषद। क्या नाम कर दिया गया था? मानवतावादी परिषद कर दिया गया इसका नाम बदल करके। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। एनआईए का पूर्ण रूप क्या है? एनआईए की फुल फॉर्म बतानी है आपको, क्या है? तो एनआईए की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्या है इसकी फुल फॉर्म? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? ठीक है, तो इसका नाम था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन अजय। क्या नाम दिया गया था इसको? ऑपरेशन अजय दिया गया था नाम इसको। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते, जिसको ETCA भी बोला जाता है, की बातचीत फिर से शुरू की है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। ठीक है, तो बीच में बंद हो गई थी वो दोबारा शुरू हो गई है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल है,
उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सेकंड स्थान प्राप्त किया है दोस्तों, दूसरे नंबर पर है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। 2023 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। उस हवाई अड्डे का नाम क्या था? तो आपको हवाई अड्डे का नाम बताना है क्या था। सही उत्तर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से शुरू हो गई? ठीक है, तो वो कौन सा देश है जो 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रूस। रूस देश है जो ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। ठीक है, 1 जनवरी 2024 से। अगला सवाल देख लीजिए। वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे? जब 2016 में नोटबंदी हुई थी उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर उर्जित पटेल उस समय आरबीआई के गवर्नर थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, देखिए। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की समयावधि क्या है? ठीक है, मतलब कितने समय के अंदर अंदर अपनी शिकायत को कर सकते हैं? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे के भीतर। ठीक है, 24 घंटे के भीतर अगर आपने शिकायत कर दी तो उसका समाधान करने के लिए कोई प्रयास किए जा सकते हैं, वरना उसके बाद कोई प्रयास नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल है हमारा, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया? ठीक है, तो किस वर्ष जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून लागू किया गया? वो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 2017 में। कब किया गया? 2017 में। किस क्रिकेटर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता? तो किसने जीता था क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दोस्तों? सही उत्तर हो जाए इसका ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शमी ने। किसने जीता था? मोहम्मद शमी ने, सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए सवाल है हमारा, क्यात किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? जो क्यात है वो किस देश की मुद्रा है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार की। कहाँ की मुद्रा है? म्यांमार की मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दिवस आपसे बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, तो जो महत्वपूर्ण दिवस है उनको याद कर लीजिएगा। अगर आपसे याद नहीं हो रहे हैं तो हम एक वीडियो पूरी दिवस को लेकर के ही बनाएंगे, तो एक बार पेपर देने से पहले उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी को बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला भी है, तो उसके लेखक का नाम बताना है, क्या है? तो किसकी है मधुशाला? जो कविता है वो किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है दोस्तों, यह रचना किसकी है? मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की। मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा, कौन सी सेवा? एम पासपोर्ट सेवा भारत के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, विदेश मंत्रालय। किसने की है? विदेश मंत्रालय ने। ठीक है दोस्तों, एम पासपोर्ट सेवा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? जो चंद्रयान 3 था उसके रोवर का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम से सही उत्तर होगा प्रज्ञान। क्या नाम था? प्रज्ञान था, उसके रोवर का नाम प्रज्ञान था। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया था? तो कौन सी जगह थी जहां स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। वाराणसी में स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार भारत का कौन सा है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, परमवीर चक्र। क्या? परमवीर चक्र। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता दी जाती है। भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता दी जाती है, किसके द्वारा दी जाती है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी,
भारत का निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दी जाती है? भारत का निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। कौन चुनता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड होता है? पालक में, दही में, इमली में या सिरका में? तो दूध से बनने वाले पदार्थों में ही लैक्टिक एसिड होता है। तो दूध से बने हुए पदार्थ कौन सा है दोस्तों? दही। तो दही में लैक्टिक एसिड होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है हमारे पास में गोदान नामक उपन्यास किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, तो कौन से उपन्यास इनके प्रसिद्ध हैं? एक है गबन और एक गोदान। ठीक है दोस्तों, गबन और गोदान दोनों ही इनके उपन्यास प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? वो है भारत रत्न। ऑप्शन नंबर बी, भारत रत्न। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो संविधान दिवस के रूप में किस दिन को मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं, 15 अगस्त को, 30 दिसंबर को, 26 जनवरी को? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हो गया था। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों साइबर क्राइम की अगर शिकायत दर्ज करानी है आपको तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है 1930 1930। ठीक है, यह है नंबर है हेल्पलाइन। ठीक है, साइबर क्राइम के लिए। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है हमारा गुड़ी पड़वा किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है? तो गुड़ी पड़वा किस राज्य का वसंत का त्योहार है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है 10 के जनगणना को कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर होती है? जो 10 के जनगणना होती है उसको कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय पर होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय पर। किस पर होती है दोस्तों? गृह मंत्रालय पर होती है। चलिए अगला सवाल देखिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसका? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। तो मुख्यालय बताना है कहाँ पर है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो कौन सा राज्य था जिसने ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। किसने की थी? उत्तर प्रदेश ने की थी। चलिए अगला सवाल है साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? तो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन का बताना है क्या है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो वो जिला बताना है जिसमें आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल में। कहाँ दोस्तों? नैनीताल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा G20 का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, जो G20 है उसका पूर्ण रूप बताना है आपको क्या है। ठीक है, तो G20 का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ 20। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रुप ऑफ 20। G20 का पूर्ण रूप है। ठीक है दोस्तों, तो 100 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सभी हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे सवाल है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाले हैं, बहुत ही अच्छे सवाल है जिनका आपको पता होना चाहिए। अपने साथ साथ में दोस्तों आप अपने आप को भी आजमाते चलिए कि आपको कौन से क्वेश्चन का सही उत्तर पता है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सवालों का हमने संग्रह लिया है जो बहुत खास क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? जिसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, कोलोराडो। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? कोलोराडो। चलिए दोस्तों
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? भारत में, ठीक है, तो भारत में बताना है राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। ठीक है दोस्तों, किसके? केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? वह कौन सा देश है जो भारत का पड़ोसी देश है लेकिन भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। क्या होगा दोस्तों? मालदीव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, टोक्यो एशिया के किस देश की राजधानी है? एशिया का वह देश बताना है आपको जिसकी राजधानी टोक्यो है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? टोक्यो किसकी राजधानी है दोस्तों? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान की। किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी है टोक्यो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। थंगका किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला है? क्या थंगका किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम की। किसकी है? सिक्किम राज्य की। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? नर्मदा जो नदी है वह किस में जाकर मिल जाती है? हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में या प्रशांत महासागर में? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर में। कहाँ मिल जाती है नर्मदा नदी? अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो ये गीत कौन से हैं? कजरी है, ख्याल है, रसिया है, चरकुला है? कौन से होंगे दोस्तों ये गीत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रसिया। ठीक है, वे गीत हैं रसिया, जो कहाँ पर गाए जाते हैं? ब्रज में। किसके लिए गाए जाते हैं? राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रसिया होगा सही उत्तर। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, वस्त्र मंत्रालय ने किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है? जिस भी वस्त्र मंत्रालय ने किसका उत्पादन करने वाले किसानों के सुविधा के लिए पाट मित्रों की एप्लीकेशन लॉन्च की है? किस चीज का उत्पादन करने के लिए? ठीक है दोस्तों, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? सही उत्तर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या? जूट, जिसको हम बोलते हैं पटसन भी बोलते हैं। क्या? जूट के उत्पादन के लिए पाट मित्र एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, प्रभावती गुप्त साम्राज्य की किस शासक की बेटी थी? जो प्रभावती थी वो गुप्त साम्राज्य की किस शासक की बेटी थी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय की थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा, किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों, जिस बॉर्डर भी बोलते हैं इसको, प्रत्येक पृष्ठ के बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? तो उसका नाम बताना है जिसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री सैयद हैदर रजा। क्या? श्री सैयद हैदर रजा ने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को, बॉर्डर को डिजाइन किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, वर्ष 2023 में विश्व के किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था? वह कौन सा देश है? वर्ष 2023 में विश्व के किस देश में तमिल कवि दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था? ठीक है, तो बताना है आपको वो कौन सा देश है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। तो कहाँ किया गया था? फ्रांस में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 2016 के विमुद्रीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब 2016 में भारत की मुद्रा को बदला गया था तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो उस समय कौन थे? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी जी थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो क्या कहलाती है? ठीक है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार भी हो और निजी क्षेत्र भी हो क्या कहलाती है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्योंकि इसमें सरकार का भी और निजी क्षेत्रों का भी मिश्रण हो जाएगा, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है दोस्तों,
चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग किया था? जो उन्हें उपाधि मिली थी नाइटहुड की, उसका त्याग कर दिया था। तो वो बताना है आपको कौन सी घटना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग नरसंहार। ठीक है, जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? अपनी नाइटहुड की उपाधि जो थी वो त्याग दी थी। ठीक है, और अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से, कपास उत्पादन से, जल प्रदूषण से, या डेयरी उत्पादन से? तो जो नीली क्रांति है उसका किससे संबंध है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पालन से। ठीक है दोस्तों, मछली पालन से इसका संबंध है। किसका? नीली क्रांति का। चलिए अगला देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा, टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक कौन है? जो टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी है उसके संस्थापक का नाम बताना है, कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सर जमशेदजी नूसरवानजी टाटा। ठीक है, जो टाटा ग्रुप के सबसे पहले टाटा कंपनी के संस्थापक थे उनका क्या नाम था? सर जमशेदजी नूसरवानजी टाटा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करता है? ठीक है, तो बताना है कौन सा दस्तावेज है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिजी लॉकर। ठीक है दोस्तों, डिजी लॉकर जो अभी चल रहा है, बहुत ही चल रहा है डिजी लॉकर। चलिए अगला सवाल है, वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? जिसमें पूर्ण रूप से बालिका सैनिक स्कूल है। ठीक है दोस्तों, जो सैनिक स्कूल है पूरा का पूरा बालिकाओं के लिए है। तो आपको उत्तर प्रदेश का वह जिला बताना है कि कहाँ पर है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा में। कहाँ पर? मथुरा में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेटेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ठीक है, तो आपको बताना है किस बैंक ने किया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंडसइंड बैंक। क्या? इंडसइंड बैंक। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, यायात्सो भारत के किस राज्य में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? ठीक है, जो यायात्सो है भारत के किस राज्य में है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, ठीक है, जिनमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, नियुक्त करेगी? तो ठीक है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक कलेक्टर नियुक्त करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है फिलहाल? ठीक है, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 160। कितनी है? 160। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? जब भारत स्वतंत्र हो चुका था उसके बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, श्री गोविंद बल्लभ पंत जी। ठीक है, ये भारत के स्वतंत्र भारत के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं की सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो बताना है कौन सी वह पहल है। ठीक है, कौन सा एक मिशन चलाया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मिशन शक्ति। ठीक है, मिशन शक्ति किसके लिए चलाया गया था? महिलाओं के लिए। ठीक है, इनकी सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल कौन सा है? उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती? तो वो राज्य कौन सा है जो उत्तर प्रदेश का है और किसी एक राज्य की सीमा को नहीं छूती? ठीक है,
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना की सीमा को नहीं छूती उत्तर प्रदेश की सीमा। उत्तराखंड को भी छूती है, हरियाणा को भी और बिहार को भी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में है? आपको पर्वत श्रृंखला बतानी है, इनमें से वह कौन सी है जो इसमें अनामुड़ी है। ठीक है, अनामुड़ी पर्वत श्रृंखला है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी श्रृंखला। ठीक है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में अनामुड़ी जो सबसे ऊंची चोटी है वह स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। जो ग्रेट बैरियर रीफ है किस देश के तट पर है? ऑस्ट्रेलिया देश के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? तो सही हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कब? 1946 में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई है? वह कौन सा कवि है जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में की है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिसेन। किसने? हरिसेन जी ने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो आपको बताना है वह कौन सी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है भारत की। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी है? उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चिल्का झील। क्या? चिल्का झील जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, भारत की। चलिए आगे चलिए। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बनता है? जो श्वेत प्रकाश है वह कितने रंगों से मिलकर बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, 7 रंगों से मिलकर बनता है। ठीक है दोस्तों, 7 रंग ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? ठीक है, वह कौन सा चैनल है जिसके द्वारा श्रीलंका भारत से अलग हो जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा सही उत्तर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। ठीक है, इस चैनल के द्वारा श्रीलंका भारत से अलग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, सोनपुर पशु मेला। क्या? जो सोनपुर पशु मेला है हर साल भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? किस राज्य में होता है सोनपुर पशु मेला? तो कहाँ हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। कहाँ होता है दोस्तों? बिहार में होता है, हर साल बिहार में होता है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? अंगूर की खेती को, उसको उपजाने को और उसकी कटाई को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विटीकल्चर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, बेलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। ठीक है, बेलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि यह पहाड़ियों की श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहां पर? छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? क्या? भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। ठीक है, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, इसमें सबसे ऊंचा पद होता है, सर्वोच्च पद होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। कुमार संभवम किस लेखक की साहित्यिक कीर्ति है? जो कुमार संभवम है वो किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महाकवि कालिदास जी। तो जो महाकवि कालिदास जी हैं उनके द्वारा ही कुमार संभवम लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लीजिए।
विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक दिन, मतलब विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाते हैं विश्व पुस्तक दिवस? तो विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है दोस्तों 23 अप्रैल को। कब? 23 अप्रैल को। हर वर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, किस राज्यों के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई है? ये चार लिखा हुआ है ना दोस्तों, चाय की जगह पर यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर रे आया हुआ है, रे। ठीक है, तो ये है लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है, रे है। तो 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता था। ठीक है, तो आपको बताना है किस राज्य में थी, कौन से राज्य था जिसमें ऐसा होता था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर थी ये? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा, किस देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या वृद्धि को क्या कहा जाता है? किसी देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या को क्या कहा जाता है? औपनिवेशीकरण कहा जाता है, शहरीकरण कहा जाता है, ग्रामीकरण कहा जाता है, या अनियोजित विकास कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औपनिवेशीकरण। क्या हो जाएगा? औपनिवेशीकरण। ठीक है दोस्तों, चलिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं NaLCO, का पंजीकृत कार्यालय किस स्थान पर है? उसका कार्यालय बताना है आपको कहाँ पर है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नुनमती, असम में। कहाँ पर है? नुनमती, असम में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय किस स्थान पर है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत जरूरी सवाल है जो बहुत सारी परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। तो कहाँ पर है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय? कहाँ पर है? तो इसका क्या सही उत्तर होगा? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। यहाँ पर WHO का मुख्यालय स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देख लीजिए। सुरहाताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है किस जिले में सुरहाताल अभयारण्य स्थित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलिया में। कहाँ पर है? बलिया में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? ठीक है, तो आपको वो प्लेटफॉर्म बताना है सोशल मीडिया का जो क्या है, नौकरी तलाशने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंक्डइन। क्या? लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आसानी से नौकरियां तलाश सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जो भदोही है, भदोही जिला है उत्तर प्रदेश का, वह किस लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? साड़ी बुनाई के लिए, कालीन के लिए, चमकीले मिट्टी के बर्तन के लिए, या कि चिकनकारी के लिए? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कालीन बुनाई के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है क्या? भदोही जिला। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष बताना है दोस्तों, कौन सा है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक का वृक्ष। ठीक है दोस्तों, अशोक वृक्ष राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, चलिए उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धन और मक्के की, ये धन नहीं है, धान है, धान, धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। उत्तर प्रदेश का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य जो धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है, कौन सा है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, हुरका बैल। क्या है? हुरका बैल प्रसिद्ध लोक नृत्य। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो वह कौन सा व्यक्ति था जिसके सहयोग से पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। किसकी सहायता से की थी? एनी बेसेंट की सहायता से की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रज के नाम से भी जाना जाता है? तो उसका नाम बताना है जिसकी जन्मस्थली है वो, और उसको ब्रज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मथुरा को। ठीक है, चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी भगवान कृष्ण। क्या? भगवान कृष्ण। तो श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, ठीक है, मथुरा, और उसको हम किसके नाम से भी जानते हैं? ब्रज के नाम से भी जानते हैं। किसको? मथुरा नगरी को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिकंदराबाद। कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? विमुद्रीकरण को और किस नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नोटबंदी। क्या? नोटबंदी के नाम से भी हम विमुद्रीकरण को जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान में के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे या वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड जो दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धृति, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में होल्डिंग। ठीक है, ये दिया जाता है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। क्या? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? वह कौन सा राज्य है जिसने निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन को जारी किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इस एप्लीकेशन की शुरुआत हुई है, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? जीएसटी के लिए जो सही नहीं है उसको बताना है आपको, वह क्या है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वस्तुओं और सेवाओं पर कई तरह के कर लगाए जाते हैं। ठीक है, यह इसके लिए सही नहीं है। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, यह सही है। जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक समान कानून और प्रक्रिया है, सही है। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन वस्तुओं और सेवाओं पर कई तरह के कर लगाए जाते हैं, यह सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भाग्यपूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? ठीक है, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भाग्यपूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सभी का विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास करना क्या कहलाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिशिंग। क्या हो जाएगा? फिशिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। बांग्लादेश की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए प्रेरित किया जाता है? वो कौन सा पुरस्कार है जो दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करता है, दिया जाता है? ठीक है, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। चलो बहुत अच्छा, अगले सवाल पर चलते हैं। तो 159 सवाल जो है यह डबल हो गया दोस्तों, संख्या डबल हो गई हमारे पे यहाँ पे। ठीक है, तो इस पर हमने कोई सवाल नहीं दिया। अब चलते हैं 160 पर। तो 160 सवाल देख लीजिए हमारा। 160 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो कौन सा बंदरगाह है जो कच्छ गुजरात में स्थित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कांडला बंदरगाह। ठीक है, कांडला बंदरगाह, जिसको दीनदयाल बंदरगाह का नाम भी दिया गया है। ठीक है, वो कच्छ गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सवाल पर चलते हैं 161वें सवाल पर। वर्ष 2023 में अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी? वह स्थान बताना है जहां पर NCDFI की आधारशिला रखी गई थी अमित शाह के द्वारा। ठीक है, तो उत्तर सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर सी आनंद। क्या? आनंद।
ठीक है दोस्तों, आनंद में सही उत्तर इसका हो जाएगा आनंद। ठीक है दोस्तों, आनंद में। ठीक है, आनंद में इसकी आधारशिला रखी थी अमित शाह के द्वारा। चलिए अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, यह खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? डॉक्टर एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी, श्री राजनाथ सिंह या अमित शाह ने? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, मोदी जी ने ही कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में 2023 में भारत और किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी गई है? ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में 2023 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इटली। कहां पर? इटली। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2023 में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कहां पर पहुंचा था? कोलंबो, श्रीलंका तक पहुंचा था। ठीक है दोस्तों, वर्ष 2023 में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा किस स्थान पर पहुंचा था? कोलंबो, श्रीलंका तक पहुंचा था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हुआ आपके लिए? यूपी पुलिस के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हुए जो आपके लिए बहुत खास होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कितने क्वेश्चन हो गए? 165 सवाल हमने आपको एक ही वीडियो में करवा दिए हैं दोस्तों। ऐसे ही हम आपके लिए बहुत ही जरूरी खास वीडियो आपको लेकर के आने वाले हैं जो यूपी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। तो जिसने भी अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। तो दोस्तों इसके साथ ही आज के लिए विदा लेता हूं। दोबारा अपनी वीडियो को लेकर के आऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।